तालियों की गड़गड़ाहट और ये तालियां सीधी हरियाणा से आनी चाहिए एकदम। तो आप जानते हैं हरियाणा का छोरा हमारे सामने है। साल भर पहले सबके दिमाग की घंटियां बजा दी। लोग ये आपस में चर्चा करने लगे कि भैया ये छोरा है किस साइड, चाहता क्या है। आज हमारे साथ है, राइजिंग भारत समिट में हिस्सा बन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रूपिका जी। हम भी आपके फायरी शोज और क्वेश्चनिंग को देख के काफी एंटरटेन रहते हैं, इन्फॉर्म्ड भी रहते हैं। सॉरी, इन्फॉर्म्ड भी रहते हैं। ये साल कैसा रहा आपका? ये साल बहुत बढ़िया रहा। अभी तो बस अप्रैल ही आया, लगता है बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी। मेरी कल पिक्चर रिलीज हो रही है जाट, जिसको मैं पिछले अगस्त से शूट कर रहा हूं और पहली बार मैंने किसी पिक्चर की शूटिंग से सीधा प्रमोशन में उसी पिक्चर के लिए किया है। तो बहुत लास्ट मिनट तक शूट करते रहे, तो काफी थकान भी है, एक्साइटमेंट भी है और लोगों के साथ अपना काम शेयर करने की इच्छा भी है। वो एक ट्रेलर देखा आपका गजब का, मतलब उसमें एक डायलॉग है आपका, वो तो आप ही बोल पाएंगे कि नाम बहुत पसंद है, तो एक बार बोल के बताइए। मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है, रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा अब से कुछ टाइम पहले तक उन एक्टर्स में शुमार थे जिनको जाकर पत्रकारों से बात करना पसंद नहीं था। एक ऐसा एक्टर जो चाहता था कि पर्दे पर मुझे देख लो, समझ लो मेरे किरदार को, दैट्स अबाउट इट। ये बदलाव कैसे आया? रणदीप अब जाने से सोचते नहीं है, यहां जाना है चलो चलेंगे, ये पूछना है चलो पूछो। ये दिल कैसे खुला, किसने खोला? देखिए, हम उन एक्टरों को देख के बड़े हुए थे जो कि हमें पर्दे पे ज्यादा दिखते थे और उनके बारे में हमें नॉलेज कम होती थी। वो मद्देनजर रखते हुए मुझे भी हमेशा लगता था कि लोग मेरे कैरेक्टर्स में ज्यादा बिलीव करेंगे और मेरे ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंसेस पे ज्यादा बिलीव करेंगे जब उन्हें मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कम पता होगा। पर जमाना बदलता जा रहा है, लोगों तक पहुंचने के रास्ते बदलते जा रहे हैं और सोशल मीडिया और ये सब आने के बाद एक अलग तरह का वो हो गया है कि अपने मुंह को, होठों को मछली जैसा बना के खुद अपनी पिक्चर खींच के सेल्फी लेके सोशल मीडिया पे डालने का जमाना आ गया है। तो अभी कहाँ किससे छुपते घूमेंगे। खाने से लेकर हगने तक के सारे वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे शेयर करते रहो, तो शायद उससे एक नई दर्शकों की भीड़ जमा होगी, जिसको आजकल लोग कंज्यूमर कहते हैं। तो हमने तो दर्शकों के लिए काम करना शुरू किया था, पर शायद ये भी एक नया तरीका इजाद हुआ है। तो ये दर्द है, ये मजबूरी है कि मजबूती है रणदीप हुड्डा की? नहीं, ऐसा है, गंगा जाओ गंगा राम, जमुना जाओ जमुना राम। जहां पे आपका जैसे बनने लगे, जैसे जैसे वक्त बदलता जाए आपको भी बदलते रहना चाहिए, पर मैं वापस उसमें जाना पसंद करूंगा। सोशल मीडिया एक बहुत एडिक्टिव चीज है। मैं भी उस पर, जब मैं सावरकर डायरेक्ट कर रहा था तो मैंने नोकिया का फोन ले लिया था कि उस पर ना व्हाट्सएप हो ना कुछ, सिर्फ बात से बात हो, और जिंदगी बहुत ही सरल हो गई थी। बहुत सारे लोग जिंदगी से कट गए थे और बहुत सारे लोगों की अहमियत पता चली थी। और उसके बाद वापस से मैंने अपना स्मार्टफोन ले लिया, तो जो एक 2 साल की कंटेंट कंज्यूमिंग की जो भड़ास थी वो इतनी निकली कि बहुत समय सोशल मीडिया पे गुजारने लगे। तो मैंने फिर वो फोन से वो एप्स हटा दी और मैं अब बहुत ही सुखी और अपने आप को शांतिपूर्व पाता हूं। तो अभी आपके फोन में एप्स नहीं है, ये सोशल मीडिया एप्स नहीं है? जी नहीं है, और ना ही चाहिए भाई। कौन क्या कर रहा है, मुझे अपने काम से, अपनी जिंदगी से फुर्सत नहीं है भैया, किसकी क्या देखेंगे। और सोशल मीडिया पे तो आजकल क्या होता है कि बस अब असली सुख, असली दर्द से दूर हटके बस यही दिखाया जाता है कि कितने मजे ले रहा हूं मैं अपनी लाइफ में। सबको यही दिखाता है आदमी। कोई असली सुख, कोई असली दर्द वहां नहीं है, कोई असली कनेक्शन नहीं है।
हाँ। बस ये दिखाते रहो कि मैं कितने मजे ले रहा हूं और उसके फ्रेम के बाहर से आदमी कितना ही दुखी हो। अच्छा, अब चूंकि ये सवाल पूछा गया है और जवाब आया है, आप में से कितने इतने ऐसे लोग हैं जिनके फोन में सोशल मीडिया एप्स नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? देखा, हम माइनॉरिटी में आ गए हैं। ओहो। और कितने ऐसे लोग हैं, आज देखने में अच्छा लगेगा ना, कितने ऐसे लोग हैं जिनके मोबाइल में एप्स हैं सोशल मीडिया? बाकी सारे ही हैं। बहुत फ्री टाइम है आप लोगों के पास दूसरों की देखते रहने का। ऐसा मत बोलिए, भारी पड़ जाएगा। कल आपकी फिल्म रिलीज हो रही है। हाँ, वो फ्री टाइम नहीं होगा तो जाएंगे नहीं देखने फिर? अरे जाएंगे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा गंगा चले गंगा राम, यमुना चले यमुना राम। अब ये जो आपने वाक्य बोला, ये मुझे उस बिंदु पर लेकर जाता है कि इस वक्त यही देश में चल रहा है, आइडियोलॉजिकल वॉर। भाई, एक है लेफ्ट, एक है राइट, वो सेंटर पता नहीं कहां खो गया, आज तक मिल नहीं रहा है। रणदीप कहां है? देखिए, मुझे पता था घूम के गुगली इधर ही आने वाली है, जैसे तो मैं कोई प्रवक्ता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो लोगों को पता नहीं है, क्यों समझ में नहीं आती, कि द लेफ्ट एंड द राइट विंग बिलोंग टू द सेम बर्ड। वो एक ही उसका हिस्सा है और विचारधाराएं अलग अलग होनी चाहिए ताकि उनके एक संवाद हो, उनकी एक डिबेट हो और उसमें लोगों को समझ में आए कि कौन किस पक्ष में है, और दोनों पक्ष में भी हो सकता है और निष्पक्ष भी हो सकता है। नहीं, पर वीर सावरकर की जब आप बात करते हैं तो एक आइडियोलॉजिकल वॉर ये है जो कहते हैं वो माफी वीर हैं। उनको बुजदिल तक का तमगा दे दिया गया कि माफी मांग के ये शख्स जो है बाहर निकला। और रणदीप हुड्डा एक मूवी बनाते हैं जहां वीर सावरकर के, आपने वीर पूरी फिल्म में कहीं नहीं कहा, लेकिन जब आदमी देखकर बाहर निकलता है तो वो उसको एहसास होता है कि भाई जो इस शख्स ने किया होगा कैसे किया होगा, तो फिर तो बढ़ जाता है ना मामला। एक है जो कहते हैं माफी वीर है ये। देखिए, वो उनपे पॉलिटिकल लालचनाएं तब से चली आ रही हैं जब हिंदुस्तान में 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, जिसमें से एक इंडियन नेशनल कांग्रेस होती थी, एक हिंदू महासभा होती थी और एक मुस्लिम लीग होती थी। तो उस वक्त से आज भी वैसा ही होता है। विपक्ष गवर्नमेंट पे लालचना लगाता है और गवर्नमेंट विपक्ष पे लालचना लगाते हैं। एक जोक है इसके ऊपर, सुनोगे? विपक्ष ने गवर्नमेंट की प्रशंसा की। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। तो इसी पॉलिटिकल लालचना में उनका नाम भी आ गया। अब मेरा एक ही सवाल है, मैं उसमें जाके बैठ के उनके नाम की बहुत दलीलें मैं दे चुका हूं, तुमने सुनना है सुनो, नहीं सुनना मत सुनो, पर मेरा एक ही सवाल है, भाई जो आदमी माफी वीर था उसको 27 साल उन्होंने बंदी बना के क्यों रखा? अंग्रेजों ने 27 साल बंदी बना के क्यों रखा उस आदमी को जो माफी वीर था? यही एक सवाल आप अपने आप से पूछिए, उसके बारे में सोचिए। और जो माफी वीर नहीं थे वो खुले क्यों घूमते रहे? उनके जेल में बटलर, बैडमिंटन कोर्ट और रोज गार्डन क्यों होता था? आगा खान पैलेस में क्यों रहते थे वो बंदी बन के? तो ये सवाल आपको अपने आप से पूछने चाहिए और रिसर्च करनी चाहिए कि भैया जो आदमी माफी वीर था, जिसने अंग्रेजों की माफी मांग ली, ये कर लिया वो कर लिया, उसको 27 साल बंद करके क्यों रखा? वो तो उनका सबसे बड़ा पैरवी करने वाला होना चाहिए था। तो आपको दुख होता है कि वो आपके ऊपर ये तमगा लगा देते हैं? और इनफैक्ट मैं आपको पुराने टाइम में ले जाती हूँ, आपको पसंद भी है जो किरदार आप निभाते हैं, आप उसकी रूह में, भाई रूह जिस्म में जाती है पर आप उसका अपना जिस्म जो है उसकी रूह में डालने की पूरी कोशिश करते हैं। तो उस वक्त आपने बताया 3 लोग थे, 3 पार्टियां हुआ करती थी, आईएनसी थी, हिंदू महासभा थी और इंडियन मुस्लिम लीग। ये कम्युनिस्ट पार्टी भी होती थी पर उसको ज्यादा तवज्जो नहीं था। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा आइडियाज उन्हीं के दिमाग में चलते हैं। फ्री टाइम बहुत होता है उनके पास, एक के बाद एक बड़ी खबर। तो रणदीप हुड्डा अगर सोशल एक्टिविस्ट होते या पॉलिटिशियन होते उस टाइम में, तो इन तीनों में से किसके संग होते? या चलिए चौथा कोण भी दे देती हूं, कम्युनिस्ट, किसके साथ होते? हिंदू महासभा, इंडियन मुस्लिम लीग
आईएनसी और कम्युनिस्ट? देखिए, ये सब बातें भी कुछ ही लोगों में होती थी, बाकी देश तो गरीबी से जूझ रहा था, गुलामी से जूझ रहा था और अपना जिंदगी काट रहे थे। मैं किस पार्टी में होता मुझे ये नहीं पता, क्योंकि ना मैं उस वक्त था और उस वक्त मेरी विचारधारा क्या होती मुझे नहीं पता। मैं शायद अंग्रेजी फौज में होता। तो फिर आप गद्दार हमारे कहलाते? बहुत सारे लोग अंग्रेजी फौज में थे, भूल रहे हैं लोग, जिन्होंने अंग्रेजों के पक्ष में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी ने बोला था कि अंग्रेजों के पक्ष में लड़ते हैं तो शायद हमें आजादी जल्दी मिल जाएगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सावरकर जी ने बोला था कि अंग्रेजों का साथ दे, अंग्रेजों की फौज ज्वाइन करो, क्योंकि अगर आप फौज ज्वाइन करोगे तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आप अफसर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे और ये सब देश जब आजाद होगा तो हमारे काम आएगा। वो कहते थे कि वेपन्स की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसी आजकल हमारे पास है वो हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम सशस्त्र बने। सशस्त्र बन के ही आप पीस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कमजोरी में या अहिंसा से आप पीस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप बॉर्डर पे जाएंगे चाइना या पाकिस्तान के, बोलोगे अहिंसा परमो धर्मा, वो आपकी नहीं सुनेगा भाई। मतलब मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, हमेशा आपको ये करना होता है ना? क्या जीवन आपको ऑप्शन देती है और आप कहती भक मैं लेता ही नहीं हूं और दूसरी दिशा में चले जाते हैं। बेस्ट है ना, एटलीस्ट यूनिक तो है। मतलब एक बयान दिया था इन्होंने जिसमें ये कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में पूरी तरह से भेड़चाल चल रही है, अगर एक चीज हिट हो जाती है तो फिर सभी उसी तरह की फिल्में बनाने लगते हैं। अब सबको स्त्री के बाद हॉरर कॉमेडी ही बनानी है। बतौर एक्टर मुझे ये पैमाना बिल्कुल भी सही नहीं लगता है, बिल्कुल उस पर सटीक बैठता है। ऑप्शन है आपके पास, नहीं हमको तो जाना है दूसरे डायरेक्शन में। देखो भाई, हमारी जाटों की थोड़ी आदत ही ऐसी होती है, कान सीधा पकड़ना ही नहीं और पकड़ना भी है तो दूसरे का पकड़ना है। अच्छा, आप कहते हैं कि बॉलीवुड अपनी संस्कृति से जुड़े टॉपिक्स पर फिल्में नहीं बनाती है, साउथ उससे थोड़ा ज्यादा अटैच्ड जुड़ा हुआ है। वो ज्यादा गांव खेड़े से जुड़े हुए लोग हैं। हमारा थोड़ा जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वो काफी बार एलिटिस्ट हो जाती है। और जैसे मेरे जो डायरेक्टर है गोपीचंद मिलेनिली, जो कि जाट के डायरेक्टर हैं, अब जैसे एक जाट ने जाके एक महाराष्ट्रन सावरकर पे पिक्चर बनाई, ऐसे ही वो तेलुगु का गोपीचंद मिलेनिली जाटों पे पिक्चर बना रहा है। तो वो उसके जो व्हाट्सएप स्टेटस है उस पे उसने लिखा है, आई डिड नॉट गो टू फिल्म स्कूल, आई वेंट टू मूवीज। तो जो हमारी एक दर्शकों की पिक्चर देखने की एक परंपरा चली आई है, एक हिस्ट्री है, एक बैकग्राउंड है, तो उन लोगों को उससे जुड़ी हुई ही पिक्चरें बनानी है और वो बहुत ही रूटेड पिक्चरें बनाते हैं। आज भी एक बड़ा विलन होता है, एक हीरो होता है, अत्याचार होता है गांव में, ये सब होता है और उसके ऊपर वो पिक्चरें बनाते हैं। हालांकि वो थोड़ी हाइटेंड करके बनाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से सिनेमा की आज डिमांड भी है, क्योंकि जो म्यूटेड चीजें हैं वो आप वो ओटीटी में भी देख सकते हैं। तो जब आप सिनेमा में जाते हैं तो आपको थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ दिखना चाहिए, थोड़ा ड्रामा। क्यों? तो वो ड्रामा हमें जाट में देखने वाला है, पर जाट में जाट नहीं है। सबसे बड़ी गुगली तो यही थी। मतलब क्यों? मेरे पास आए, बोले जाट पिक्चर करनी है। मैं तो खड़ा हो गया सीट से, मैं कहा यार बड़े दिनों बाद एक ऐसी बॉल आई है जिसपे तो मतलब बल्ला बिना घुमाए छक्का मार देंगे। उन्होंने मेरे को स्क्रिप्ट सुनाई, वो भी तेलुगु में, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तेलुगु में भी यार ऐसे साउंड इफेक्ट के साथ पिक्चर सुनाई। तो फिर बोले तुम्हारा रोल राणा तुंगा का है। मैं कहा है, मतलब मैं जाट नहीं प्ले कर रहा हूं। तो उसमें थोड़ी सी, हालांकि स्क्रिप्ट अच्छी थी, सब अच्छा था, तो थोड़ा मुझे लगा यार कहीं गांव में जरा लोग ना बोले यार जाट नाम की पिक्चर में तू जाट नहीं। तो फिर मैंने पेरेंट्स से पूछा, बोले भाई तू तो कलाकार है, तू अगर सावरकर बन सकता है तो राणा कुतुंगा भी बन सकता है, चार्ल्स सोबराज बन सकता है, राजा रवि बन सकता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं कहा नहीं जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा, तो बोला अरे यार न्यूना चाल है, जाट कौन प्ले कर रहा है? मैं कहा सनी देओल। बोला चल भाई फिर ठीक है, तेरे ते बड्डा एक का जाट है, उड़े वो है सनी देओल। अच्छा, कैसा लगा आपको सनी पाजी के साथ एक्ट करके? मतलब बहुत, जाट वर्सेस जाट जब हुआ आए थे यहाँ पे, हाँ। कितने सॉफ्ट स्पोकन है।
वो 2.5 किलो का हाथ दिखता नहीं है ऐसे, वो सिर्फ स्क्रीन पे दिखता है। बहुत ही सरल सॉफ्ट स्पोकन इंसान है। और उन्होंने, वो कहते हैं कि गदर 1 ने मेरी दुकान बंद कर दी, गदर 2 ने फिर चला दी। उनके साथ क्या क्या हुआ होगा इन 20 सालों में मैं इमेजिन नहीं कर सकता। मेरा तो 20-25 साल का पूरा करियर ही है। उन्होंने कैसे एक डिग्निटी से, एक पेशेंस से वो टाइम काटा है, और वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि कलाकारों के साथ ऐसा होता रहता है। और जब उनके साथ काम किया तो हम भी अपने हॉस्टल में कवर्ड पे टूथपेस्ट से उनके पोस्टर लगाते थे और डोले शोले हम भी नापते थे उनके। वही लड़ाई होती है, भाई संजय दत्त की बॉडी बड़ी आया सनी देओल की, तो हमारे यहाँ तो भाई सनी देओल ही चैंपियन था। फिर उनके फादर धर्मपा जी, हमको तो उनमें अपने लोग दिखते थे। पर इतने सॉफ्ट स्पोकन में गए, कैसे करेंगे? पर जैसे ही एक्शन होता है भाई में माता आ जाती है भाई, एकदम से पता नहीं क्या हम भी थोड़े डर जाते थे। मैं कहा यार क्या हो गया? तो इज अ वेरी स्वीट मैन, वेरी, ही इज मेंट फॉर लार्जर देन लाइफ सिनेमा, एंड I really wish him well, and I hope this movie is a big sixer for him so that we can see more of that roar on the screen. लेकिन आपने जब उनके साथ फाइट सीक्वेंस किया होगा तो 2.5 किलो का हाथ आपके ऊपर खूब पड़ा होगा, तो आपने अपना 250 ग्राम का हाथ वाथ उंगली कुछ ऐसा? आपको ये किसने बताया कि मारा 250 ग्राम का है? यार देख ना आपके सनी देओल का पड़ा है ना मारा। अरे सनी पाजी बड़े जाट हैं, तो मैंने कहा उनको थोड़ा, आप इतनी रिस्पेक्ट पे कर रहे थे तो मैंने कहा चलो मेरा भी 250 ग्राम दे दीजिए वहां नहीं पर। नहीं, हम अपना हाथ तोलते नहीं है ज्यादा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ही इज सच अ एक्सपर्ट एट एक्शन। मतलब तुम्हें लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पर जब हम मार रहे थे तो मुझे बड़ा डर लगता था, तो मैं फेस पे मारना था तो यहां मारता था। तो बोले यार मेरे फेस पे मारना, मैं हट जाऊंगा। मैं कहा यार पाजी थोड़ा लगी चल। तो he was very, he had a big bravado about it, and I quite enjoyed working with him, and yeah. अच्छा, आपका इंस्पिरेशन कौन है बॉलीवुड में? यार मैं खुद इंस्पिरेशन बनने की कोशिश कर रहा हूं। इंस्पिरेशन बहुत है। मैं नसीर साहब के साथ बहुत दिन थिएटर किया, उनकी वर्कशॉप्स की, उनसे सीखा। और सनी पाजी एंड हिज लार्जर देन लाइफ पर्सोना, Salman and his goodwill and his larger than life persona. There's many people who are inspirational, people who have had long careers and have stayed on top of their game. I always believe, like आपने जो पहले ये जो इंटरैक्शन का और सोशल मीडिया का जो सवाल किया था, आज भी आप ये बात नोटिस करिएगा, आज भी हमारे देश में जो बड़े स्टार हैं जिनको हमें देख के लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, वो स्टार हैं जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के पहले थे। क्योंकि उनको देखने के लिए हमें फिल्मी मैगजीन लेनी पड़ती थी, चित्रहार देखना पड़ता था, आपको पिक्चरें देखनी पड़ती थी, वीडियो कैसेट हायर करना पड़ता था। अब तो आप मुफ्त में बटन दबाओ, किसकी क्या चल रहा है, कौन कितने कपड़े पहने हुआ है, कहाँ गया है, क्या हॉलीडे चल रहा है, क्या सब कुछ पता चल जाता है। तो वो एक इंट्रीग, एक स्टार, वो दूर अंतरिक्ष के जो सितारे थे उनको देखने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ता था। तो ये भी एक थॉट है कि क्या उस वक्त के स्टार्स आज भी इतने वो क्यों हैं? क्योंकि हमारे जहन में उनकी एक रेयरिटी थी, उनकी एक स्पेशल वैल्यू थी, वो हर जगह नहीं दिखते थे। तो वही शायद मैं भी उसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहा था, पर मरता क्या ना करता। हाँ, क्या करें फिर? करना ही पड़ेगा भाई। और बॉलीवुड में फिर आप एडजस्ट कैसे कर पाएंगे? मुश्किल हो जाएगी ना। मैं तो जब बॉलीवुड गया था, एक्चुअली मैं बॉलीवुड में सिर्फ हॉलीवुड के लिए अपनी शो रील बनाने गया था। 20 साल बाद हॉलीवुड में काम करने प्रोमोज आते थे, तो मैं अपनी काउच पे बैठा सोचता था कि यार, काउच नहीं, पहले तो नीचे गदेली होती थी, गदेली में बैठ के सोचता था कि मैं कौन सी पिक्चर में फिट होता हूं।
तो मैं किसी भी पिक्चर में फिट नहीं हो रहा था जब तक कि मैंने कंपनी नाम की एक पिक्चर का ट्रेलर नहीं देखा जो राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी। तो वो देख के मुझे लगा यहां मैं काम कर सकता हूं भाई। फिर कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि थिएटर में मेरे को किसी ने देखा, फिर वो भी आए प्ले देखने, और फिर वो मुझे उन्होंने अपनी फैक्ट्री में एक पिक्चर में विलन का ही रोल ऑफर किया जिसका नाम था एक। वो पिक्चर कभी बनी नहीं, पर उन्हें एक ऐसा विलन चाहिए था जो कि एक अकेला एक साइड हो और पूरी इंडस्ट्री एक साइड हो। पर वो पिक्चर बनी नहीं, और मैं कुछ दिन के बाद उनके पास जाके बोला कि भैया अभी मैं क्या करूं। बोला नहीं नहीं, तुम और कोई काम मत करना, तुम्हें मैं लॉन्च करूंगा। तो ठीक है, मैं कहा घर कैसे चलेगा। तो बोले घर का कितना खर्चा होता है भाई महीने का। तो मैंने बड़ा बड़ा चढ़ा के बोला जी 35,000 रुपए। उन्होंने बोले मेरी 35,000 रुपए की तनख्वाह बांध दी और 3 साल में 35,000 रुपए की तनख्वाह पे कुछ ना काम करने के लिए मैं लेता रहा। ऐसे ही मेरी लाइफ में काफी ऐसे इत्तेफाक हुए कि मेरे 25 साल के करियर में से 11-12 साल तो मैं एक दिन भी सेट पे नहीं गया हूं। तो सवाल क्या था आपका? बॉलीवुड में एडजस्ट कैसे करते हैं हाँ, आप? तो बॉलीवुड में ऐसे एडजस्ट हुए यार कि अपना एक सोचा कि मुझे ये करना है। और मुझे शुरू में ये भी हुआ कि मैंने डी और रिस्क जैसी पिक्चरें की जो कि थोड़ी सनी पाजी टाइप की पिक्चरें थी। और उसके बाद सबने यही कहा कि एक ही लुक रखो, एक ही जैसा दिखो, एक ही तरह के रोल करो ताकि आपकी एक इमेज बनेगी, उससे ही सितारा बनता है आदमी। मेरे को उस वक्त तक मेरी लाइफ में नसीर साहब तो थे ही, फिर ये डैनियल डे लुइस पुइस ये सब लोग आने लगे। तो मेरे को लगा यार काम तो ये अच्छा है कि हर चीज में आप अलग अलग करो। तो वहां से मैंने अपनी जर्नी शुरू की। और मैं, अगर आप मेरे रोल्स उठा के देख लो, कोई 40-45 पता नहीं कितने मैंने टाइटल्स किए हैं, उसमें से एक दो को छोड़ के आपको मैं किसी में भी एक जैसा नहीं दिखूंगा। मेरी नकल भी, आप रेडियो पे नकल उतारते ना लोगों की, मेरी कोई नकल भी नहीं उतारता है। और आई टेक इट एज अ मैटर ऑफ प्राइड। तो मैं बॉलीवुड में अपने अलग अलग रूप और वर्सेटैलिटी को लेके ही एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा हूं। हुआ हूं पता नहीं, आगे पता चलेगा। नहीं तो ये तो बॉलीवुड में ही नहीं, आप तो यहाँ स्टेज पर भी देख लीजिए, कभी आप डायरेक्टर होते हैं, कभी आप एक्टर होते हैं, यहाँ पर आप पॉलिटिशियन की तरह बोल रहे हैं। अरे तो अच्छे क्या हैं आप, मतलब दिल के करीब क्या है आपके? मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूं यार। हाय बाकी सब हाय, चीजें तो हाय हाय। बाकी सब चीजें तो आपके ऊपर लगाई जाती हैं। नहीं, आदमी को हर तरह की चीजें करनी चाहिए। मैं आजकल लिखता विखता भी हूं। एक कलाकार के तौर पे आपकी सिर्फ एक ही कला नहीं होती, आपका एक कलाकार का माइंड सेट होता है। नो बट व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल, क्या है? आप शाहरुख खान बनना चाहते हैं, सलमान खान बनना मैं चाहते हैं? रणदीप हुड्डा बनना चाहता हूं यार, क्या बात कर रहे हो। आज मैं यहां बैठा हूं, मैं किसी और की तरह बन के नहीं बैठा हूं, मैं खुद बन के बैठा हूं भाई, जिसमें उतना ही पॉलिश है जितना उसमें रफ है। बहुत खूब। तो लेकिन एक आपका टारगेट है कि यहां तक पहुंच जाऊं, उसके बाद तो फिर देखा जाएगा? नहीं, मेरा टारगेट वो नहीं है। मेरा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत खराब रहा है। हम काम के लिए जिए हैं, काम से ही शादी हो गई थी बहुत साल पहले। तो मैं उसको ठीक करना चाहता हूं। मैं और बहुत सारी कहानियां बताना चाहता हूं। मैं डायरेक्ट करना चाहता हूं, मूवीज बनाना चाहता हूं, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। पर I'm just scared that I don't spread myself too thin, that's all. आपने शादी की बात की, मुबारक अभी माशाल्लाह। Thank you, जो है, thank you. आपकी शादी और कितने चर्चे हुए। पिछले साल तक मैं थैंक यू बोलता था, आजकल मैं थैंक यू। और चर्चे ऐसे थे कि क्या खूबसूरती से शादी हुई है, सारे रीति रिवाजों को ध्यान में रखा गया है और दोनों आप बड़े खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन उसके बाद एक चर्चा ये हुई कि रणदीप हुड्डा तो हर चीज पे बड़ा खुलकर बोलते हैं, शादी मणिपुर की लड़की से की है, वो खुद एक एक्टर हैं, मणिपुर में हो रही हिंसा पर तो कुछ ना बोले रणदीप हुड्डा। हालांकि हालात आज की तारीख में ठीक है, वहां पर रूल लगा दिए गए हैं, अब सीएम साहब नहीं देख रहे हैं, अब गवर्नर साहब देख रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है। लेकिन आप क्यों नहीं बोले मणिपुर पर कुछ? मैं बोला, आपने नहीं सुना। शायद वो सोशल मीडिया पे इतना वायरल नहीं हुआ। भाई इनको भी भेज दो। क्या बोलेगा क्या आदमी कि वहां पे पीस होनी चाहिए। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं सिर्फ एक कलाकार हूं और जितना मैं बोल सकता था मैं बोला। मैं और मेरी वाइफ चुपके से वहां रिलीफ कैंप्स में कोविड के दौरान
ये जो ऑक्सीजन की मशीनें होती थी, ये सब हम करते रहते हैं। उससे ज्यादा हम क्या करें? आप बताइए। काम किसी और का है, उन्हें करना चाहिए। तो अब जो हालात हैं, आपकी पत्नी क्या बताती है? अब किस अभी भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं। मणिपुर देखिए, बहुत सालों तो वहां पे बहुत ही एम्बार्गोज वगैरह लगे रहते थे। तेल, पानी, चाय, दूध, इस सब की तकलीफ बहुत रहती थी। सप्लाई चेन बहुत थी। तो वो सप्लाई चेन ठीक हुई, वहां पे खुशहाली आई, वहां पे एकदम से एक रंग और एक खुशी की लहर और एक डेवलपमेंट का काम शुरू ही हुआ था कि ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। तो वहां पे डेवलपमेंट कौन नहीं चाहता, वो हमको सोचना चाहिए। तो आपको इस सरकार पर भरोसा है? कैन दे डू समथिंग? सरकार ही कर सकती है। भरोसे के अलावा आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? लाइन अच्छी है। सरकार ही कर सकती है भाई। अब वक्त इजाजत के लिए कह रहा है, लेकिन मैं जाते जाते आपके साथ एक रैपिड फायर। ये वायरल वाला काम है अरे एक कि जल्दी से कुछ बेवकूफी वाली बात बोल दो, सब आपस में शेयर करके अच्छा सब बताइए। हंसेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं। गाली देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे बताइए, कुछ एक वीर सावरकर बोलेंगे, कुछ माफी वीर सावरकर बोलेंगे। क्या चल रहा है भाई? नहीं, लेकिन देखिए, एक भी ऐसा जवाब है जो वायरल कंटेंट ना हो। अगर है तो तालियां बजा दीजिए आप सब, है ना? सारे के सारे जो बयान दिए वो वायरल कंटेंट, और कह रहे रैपिड फायर जाएगा वायरल कंटेंट। गलत बात है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आजादी में बड़ा योगदान किसका? महात्मा गांधी, वीर सावरकर? दोनों का बहुत था, दोनों का बहुत बड़ा योगदान था। 50-50? आप किस पक्ष में है उसके हिसाब से देखिए। नहीं, मैं तो भारत के पक्ष में हूं। दोनों पक्ष में मैं भारत अच्छा, के इस पे मैं एक बात बोल देता हूं, वायरल मटेरियल। 1946 से 1950-52 तक कोई 40-60 देशों को आजादी मिली थी अंग्रेजों से, राइट? वहां पे ना सावरकर थे ना गांधी थे, वो आजादी कैसे मिली? ये सवाल आप सबके लिए है। तो वहां भी कोई गांधी रहा होगा, वहां भी कोई सावरकर रहा होगा। भारत देखिए, के अंग्रेज थक परिप्रेक्ष्य गए में। थे, अंग्रेज थक गए थे। अंग्रेज थक गए थे और वर्ल्ड वॉर 2 में उनके बहुत नुकसान हो गया था। वो अपनी ब्रिटिश एम्पायर वेयर द सन नेवर सेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 से जितने भी हमारे सैनिक वापस आ रहे थे, जो कि ट्रेंड थे, जो कि सशस्त्र थे और जो शस्त्रों के बारे में ट्रेनिंग जानते थे, वो लोग भी इनका रूल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। जब इन्हें लगा कि बगावत हिंसक हो सकती है, जो कि बहुत पहले हो सकती थी, ये लोग यहां से चले गए। और विभाजन भी देश का सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे नहीं हुआ था। ये रैडक्लिफ को जिसको बुलाया था, इनको नहीं पता था, तो पहले कभी आए नहीं थे। विंस्टन चर्चिल ने बहुत ही स्मार्टली ये विभाजन की बात 1945 में ही सोच ली थी, क्योंकि स्टालिन साहब, जैसे अब चाइना कराची में पोर्ट बना रहा है, स्टालिन साहब पोर्ट बना रहे थे। रशिया अफगानिस्तान तक आ चुका था। इंडियन जो कांग्रेस पार्टी थी वो सोशलिज्म की तरफ जा रही थी, तो उन्हें एक बेस चाहिए था एलाइड फोर्सेस को, जो कि पाकिस्तान था। और अगर आप आज पाकिस्तान की हिस्ट्री बना देख लें तो उन्हीं को वेस्ट से इतनी सपोर्ट क्यों मिलती है, वहीं पे वेस्टर्न ट्रूप्स क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द मेन पॉइंट जो अभी आप जिक्र कर रहे थे। जी भाई साहब, हिस्ट्री का प्रोफेसर बैठा है मेरे सामने इस वक्त। अरे यार, मैं तो कलाकार ही था, तुमने बना दिया। पूछ पूछ के सवाल मुझे भी याद करके आने रैपिड फायर पड़ते। राउंड था, आपने पूरा एक बढ़िया सा लेक्चर दे दिया। अच्छा, आपकी पसंद क्या है, साउथ की फिल्में कि बॉलीवुड? फिल्में। वाह। पसंदीदा जगह कौन सी है, रोहतक कि मुंबई? गांधी, सावरकर, रोहतक, मुंबई, मतलब क्या बात आप कर रहे हंस हो रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई? भैया? दोनों है। एक मेरे मिट्टी का घर है, एक मेरी किस्मत का घर है। ब्यूटीफुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको सबसे अच्छा पॉलिटिशियन कौन लगता है? आज की तारीख में तो दो ही हैं, एक विपक्ष है और एक पक्ष है, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी।
अरे भाई, शुक्र है आपने ऑप्शन दे दी नरेंद्र मोदी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप यू जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हुड्डा जी का यहाँ राइजिंग भारत समिट में शुक्रिया कीजिए। थैंक यू सो मच।